ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस पर। ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पाथवे है जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में मिलता है। ग्लाइकोलाइसिस वर्ड दो अलग अलग ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्लाइकोस मीन्स स्वीट यानी कि शुगर, एंड लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन यानी कि शुगर का टूटना। ठीक है। सो फर्स्ट टाइम it was discovered by Emden, Meyerhoff and Parnas. So that's why this is also known as EMP pathway, Emden, Meyerhoff, Parnas pathway. And the site of this pathway is cytosol or cytoplasm. Mainly cytosol है, but आप cytoplasm बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है। मेन सबस्ट्रेट इसमें ग्लूकोज होता है। तो अब इस पूरे पाथवे को हमें समझना है। पहले ही बता देता हूं कि पाथवे के दो मेन फेज है। एक तो है प्रीपरेशन फेज या प्रीपैरेटरी फेज, और एक है पे ऑफ फेज। दो फेज है, प्रीपरेशन फेज एंड पे ऑफ फेज। यानी कि एक में प्रिपरेशन की जाएगी, एक में फिर एनर्जी निकाली जाएगी। समझ आया? अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए, यहां पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज में हमें पता है 6 कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका मतलब इसके 6 कार्बन के साथ एक फॉस्फेट जोड़ा गया। ये जो फॉस्फेट जुड़ा, और फॉस्फेट का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? एटीपी। तो यहां से एटीपी से एक फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ जोड़ के क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहां क्या बचा? एडीपी। ये जो प्रोसेस है ये बिना किसी एंजाइम के नहीं हो सकता। तो एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। एंजाइम का नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज। और यहां पर समझो कि इसके एक्टिवेशन के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत होगी। समझ आया? तो यानी कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल चेंज हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम की जरूरत किसकी है? हेक्सोकाइनेज की। यहां एक एटीपी से एक एडीपी बनेगा, और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन। तो स्टेप का नाम है फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? अगर स्टार्च है तो वो भी ग्लूकोज में चेंज होगा, फिर ये प्रोसेस चलेगा। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो सीधा एंजाइम का नाम आइसोमरेज, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। मैग्नीशियम आयन की जरूरत होगी, और ये स्टेप कहलाएगा आइसोमेराइजेशन। अब देखो, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट आ गए। अब सीधी सी बात है कि ये जो 2 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट पहले था, एक और जोड़ना है, वो कहां से आएगा? एटीपी से। तो एटीपी जोड़ा गया, जोड़ने के बाद क्या बना? एडीपी, और फॉस्फेट इसके साथ ट्रांसफर कर दिया गया। समझ आया? तो क्या बना? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। समझ आया? यहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इसका एक्टिवेशन मैग्नीशियम आयन करेगा, और इस एंजाइम को कहते हैं पेसमेकर ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था एक बार, कहलाता है पेसमेकर ऑफ रेस्पिरेशन। कौन सा एंजाइम? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। समझ आया? इस स्टेप में भी क्या हुआ? फॉस्फोराइलेशन। तो यहां पर स्टेप का नाम है फॉस्फोराइलेशन। अब ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोबिस फॉस्फेट है, एक मॉलिक्यूल है विद 6 कार्बन, ये टूटेगा, बीच में से तोड़ देंगे, तो इसका मतलब 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और एंजाइम होगा एल्डोलेज। और इस स्टेप को कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब टूटना, ब्रेक होना। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे क्लीवेज की। क्लीवेज का मतलब टूटना या ब्रेक होना। तो यहां पर क्या होगा? इस स्टेप को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों कहते हैं उस पर हम बात करेंगे। देखो, अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था, ये टूटा। इसने क्या बनाया? 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और क्या बनाया? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यानी कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड ये, और 3 कार्बन वाला कंपाउंड ये, बन गए 2। अब ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये आइसोमरेज एंजाइम से मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में चेंज होगा 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। तो इसका मतलब यहां पर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल बने? 2। क्लियर? आपको क्या याद रखना है कि ग्लूकोज से लेकर फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट तक
पूरे रेस्पिरेशन में केवल एक एक मॉलिक्यूल है। इसके बाद हर चीज दो है, यानी कि इसके बाद जो भी चीज चलेगी वो डबल दो होगी, दो बार। क्लियर? ये बात सेट कर लेनी है। जब तक पूरा लास्ट तक नहीं पढ़ेंगे हर जगह 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। क्लियर? ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, ये एनसीईआरटी में एक साथ यहां से डायरेक्ट यहां लिखा हुआ है। ठीक है ना? बीच में ये वाला पोर्शन वहां नहीं है, वहां डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। लेकिन मैंने अलग इसलिए लिखा ताकि आप इस बात को समझ सको कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यानी कि थर्ड कार्बन के साथ एक फॉस्फेट जुड़ा है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और जुड़ा। ठीक है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो यहां पर जुड़ा तो क्या बना? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया। और यहां पर क्या हुआ? डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, यानी कि यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया गया। और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला सबसे अच्छा सोर्स NAD है। NAD ने 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से हाइड्रोजन लिया, NaDH2 बनाया और ये चेंज हो गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। क्लियर? लेकिन एनसीईआरटी में ये स्टेप एक बार में यहां से यहां तक, ये बीच वाली ये जगह नहीं है। और एंजाइम का नाम है ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, स्टेप का नाम है डिहाइड्रोजिनेशन। क्लियर? तो कौन सा एंजाइम? डिहाइड्रोजिनेज। इसके बाद 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, यहां से एक फॉस्फेट रिमूव किया जाएगा तो कौन रिसीव करेगा? ADP। क्या बनेगा? ATP। मैग्नीशियम आयन की जरूरत होगी, एंजाइम का नाम है ट्रांसफॉस्फोराइलेज या काइनेज। ठीक है? फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज भी कहते हैं इसे। क्लियर? ये कहलाता है डीफॉस्फोराइलेशन। किसका? ग्लिसरिक एसिड का क्या हुआ? डीफॉस्फोराइलेशन। इसके बाद क्या बना? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि 2 फॉस्फेट थे, एक हट गया तो एक बचा। अब इसमें से इसकी पोजीशन चेंज की जाएगी। फॉस्फेट ग्रुप थर्ड कार्बन के साथ है, उसे रिमूव करके सेकंड कार्बन के साथ भेजा जाएगा। और एंजाइम है म्यूटेज, तो बना 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज किया जाएगा, यानी कि यहां होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रोजिनेशन और डिहाइड्रेशन में डिफरेंस है। अगर वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन, और हाइड्रोजन निकल रहा है तो डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रेशन होगा। Mn आयन, M मैग्नीशियम आयन, एक्चुअली मैग्नीशियम आयन है, मेनली मैग्नीशियम आयन की जरूरत होगी। Mn आयन, Zn आयन और Cl आयन की जरूरत होगी। एंजाइम है इनोलेज। और क्या बनेगा? 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट। 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना तो उसे चेंज किया गया पायरुविक एसिड में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पायरुवेट काइनेज। मैग्नीशियम आयन और के आयन की जरूरत थी, फॉस्फेट को हटा दिया गया तो ADP से क्या बना? ATP। ये स्टेप भी क्या कहलाएगा? ये स्टेप भी कहलाएगा डीफॉस्फोराइलेशन। तो फाइनली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने। समझ आया? इस पूरे को कहते हैं पे ऑफ फेज, इसे कहते हैं प्रीपैरेटरी या प्रिपरेशन फेज। अब समझो, इसमें बड़ी मजेदार बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो अब तक हमने यहां तक पढ़ा, इस पूरे प्रोसेस को होने में केवल 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड ओनली। और वो 1 सेकंड भी कहां लगता है? वो इस स्टेप पर लगता है जब क्लीवेज होता है। इसीलिए इसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि किसी रिएक्शन में वो स्टेप जो सबसे स्लो है, वहां जो टाइम लग रहा है उसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये स्टेप सबसे स्लो है, बाकी तो इसे होने में पूरे में 1 सेकंड लगा, यानी कि 1 सेकंड में सब कुछ खत्म। क्लियर? इसलिए इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ये बात समझ आई? अगली बात जो समझनी है कि जब ग्लूकोज से हमें एनर्जी निकालनी थी तो एनर्जी दी क्यों? समझ आया ना? ग्लूकोज को एनर्जी दी, पहले ATP आपने जोड़े, फिर ATP बनाने शुरू किए, क्यों ऐसा? तो समझिए कि जो ग्लूकोज है वो एक स्टेबल कंपाउंड है कंपैरेटिवली और किसी से। तो सबसे पहले उसे अनस्टेबल करना है। ग्लूकोज को अनस्टेबल करने के लिए ग्लूकोज को पहले क्या दी गई? एनर्जी, जिससे वो अनस्टेबल हो गया और उसे फिर तोड़ना आसान हो गया। इसलिए यहां पर ATP जुड़े। किस लिए? वाई? बिकॉज ग्लूकोज इज अ स्टेबल कंपाउंड, सो ATP
एनर्जी देंगे, ग्लूकोज बिकम अनस्टेबल, सो इजी टू ब्रेक डाउन, इसलिए यहां पर एटीपी जुड़े। ये बात समझ में आई? तो यहां से आगे की अगर हम गिनती करें तो सब जगह 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। समझ आया? अब यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी है, मैं इधर ऊपर मिटा देता हूं, वहां पर हम लिखेंगे यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में CO2 कितने रिलीज हुए, O2 कितने यूज हुए, ATP यूज, NADH2 यूज, FADH2 यूज, ये बताना है हमें। दूसरा, ठीक है, CO2 कितने यूज हुए या निकले, 0, O2 0, ATP यूज कितने हुए, देखो कितने यूज हुए, 1 और 2, तो 2 ATP यूज हुए, NADPH2 0 यूज हुए, FADH2 0 यूज हुए। अब बना क्या क्या ये देख लेते हैं। सो ATP फॉर्म्ड, NADH2 formed, FADH2 formed, समझ आ गया? क्लियर हुआ? ओके। और यहां पर क्या हुआ कि 1 ग्लूकोज से क्या बना, 2 पायरुविक एसिड। क्लियर? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बने हैं। तो यहां पर अब हम लिखेंगे एटीपी कितने बने, इन्हें कितने, 2 मॉलिक्यूल ये और 2 ये, 4 एटीपी। NADPH2 कितने बने हैं, 2, FADH2 कितने बने हैं, 0। ठीक है, अभी हम केवल ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में केवल हमारे पास ये डाटा इकट्ठा हुआ। क्या आपको ये बात समझ आई कि ये प्रिपरेशन फेज क्यों है? क्योंकि इसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, इसलिए उसे एनर्जी दी जा रही है। फिर इस फेज में ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा और उसकी एनर्जी रिलीज की जाएगी। क्लियर? अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने % एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस में रिलीज होती है? ये क्वेश्चन हम बाद में समझेंगे, इसमें बहुत कुछ समझाना है, लेकिन पहले हम समझेंगे कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 686 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। कितनी? 686 किलो कैलोरी एनर्जी। समझ आया? ये बात इसमें याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस के पूरे प्रोसेस में एटीपी यूज कितने हुए हैं, 2, कितने बने हैं, 4, NADH2 कितने बने हैं, 2। समझ आया? इस पूरे प्रोसेस में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड फॉर्म हुए। इसके 2 फेज हैं, प्रिपरेशन फेज एंड पे ऑफ फेज। समझ आया? इसे कहते हैं डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि सारा टाइम यहां लगता है। क्लियर? समझ आया? गुड। अब इसमें आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो क्वेश्चन अभी नहीं, मैं लास्ट में ही समझाऊंगा सारे डिटेल में। ठीक है?